employment equilibrium and underemployment equilibrium. Equilibrium is the when aggregate demand is equal to aggregate supply or saving is equal to investment. But it need not necessarily correspond to the situation of full employment. देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर होती है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम ये लेकर नहीं चलेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में कोई बेरोजगार नहीं है, यानी जीरो अनएम्प्लॉयड है, यानी फिर भी कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड मिलेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मिलेगी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो ये किस प्रकार से आपने इसको डिस्कस करना है, तो देखिए अब इसमें जो आपका पॉइंट आता है उस पॉइंट में सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट along with fuller utilization of resources, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज है, कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बट विदाउट फुller यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, लेकिन फुller यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। तो आपके पास दो पॉइंट आ गए, फुller यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन। तो फुller यूटिलाइजेशन में बोलोगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड फुller यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो अंडर यूटिलाइजेशन है उसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बट नॉट फुller यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। अब आता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वर्क इज अवेलेबल बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट वर्क। काम तो हमारे पास है लेकिन हम वो काम नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप संडे वाले दिन अपनी सब्जी की रेडी लगा सकते हैं या किसी भीड़ वाले स्थान पर चाय बनाने का काम कर सकते हैं जिससे कि आप कुछ अर्निंग कर सके, लेकिन ये वर्क तो आपके लिए अवेलेबल हो गया बट यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क। इस प्रकार का काम आप करना नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो आपकी क्या कहलाएगी? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी में क्या आता है कि हम काम तो करना चाहते हैं, कोई हमें ये कहे कि सब्जी बेचने का काम करो तो हम करने के लिए तैयार है, कोई हमें ये कहे कि हमें चाय बनाने का काम अवेलेबल है तो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यानी हम काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन वर्क हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। इसके बाद आपका आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट and fuller utilization of resources. But sometime aggregate demand is equal to aggregate supply and saving is equal to investment. But some unemployment situation is found in the economy, that is natural unemployment. यानी वो दोनों बराबर हैं, हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है और फिर भी कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, उसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है
सपोज आप किसी भी कंपनी में वर्किंग हैं, आप वहां से रिजाइन कर देते हैं 10 नवंबर को, दूसरी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं 15 नवंबर को, तो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड रहे वो आपका फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि हमारी कंपनी में जो लेबर फोर्स लगी हुई है वो एक्सेस लेबर फोर्स है, और ड्यू टू सम रीजंस अगर हम उनमें से कुछ निकाल दें तब हमारे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन उतना ही होता रहेगा। तो जो जिन एम्प्लॉइज को हमने निकाल दिया है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है, इसमें आपका पॉइंट आता है डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। डेफिशिएंट डिमांड means deficiency of aggregate demand। जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसमें डेफिशिएंसी आ गई है, उसमें कमी आ गई है। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट्स लोअर देन इट्स रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उससे कम डिमांड हो गई है, यानी सप्लाई हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई मोर देन डिमांड, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो वहां कौन सी सिचुएशन आती है? वहां डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आती है। अब देखिए डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है ना, ये है बेटा, एक्स एक्सिस इनकम दी हुई है, वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है? आपका एग्रीगेट डिमांड दी हुई है, ठीक है। ये आपकी इनकम है, वाई जो एएस है वो क्या है? इनकम है, और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है। फुलर जो मैंने एफ लिखा है ना, ये है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका क्या है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैंने पी लिखा है, पी मींस प्लांट, और इसको कह देंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो यही पूरी हो जाती है, यानी जो एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड जो है पहले ही जो हमारी प्लानिंग है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर ही कंप्लीट हो जाती है। तो जो हमारी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये वाली सिचुएशन FPEP की जो सिचुएशन है, ये आपकी कौन सी डिमांड कहलाएगी? डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगी। कौन सी डिमांड कहलाएगी? डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगी। तो देखिए इसमें जो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड के लिए हम क्या करेंगे? डेफिशिएंट डिमांड के लिए इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। एग्रीगेट डिमांड F line show the required level of AD for full employment। जो आपकी ये ADF है ना, ये full employment को दिखा रही है, और जो ADP है ये जो आप प्लानिंग लेके चले हैं, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उस सिचुएशन को दिखा रही है। तो इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो ये गैप दिया हुआ है, हम इसको P मान रहे हैं, इसको E मान रहे हैं, तो EP जो इन दोनों का गैप है वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। अब इसके काजेस देखेंगे। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर काजेस ए serious deficiency in aggregate demand. Private consumption expenditure may reduce owing to several reasons. However, the most important is reduction in the propensity to consume or increase in propensity to save. In advanced economy, NPS tends to rise when consumption reaches its peak point.
देखिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके कम हो गई। अब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो आप एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है, आपकी इनकम 10,000 रुपए है। इस 10,000 इनकम में से 7,000 रुपए तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और 3,000 रुपए आप क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। आपने अपने इन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया। अब ये एक्सपेंडिचर आप 3,000 कर रहे हैं और सेविंग को आपने बढ़ा दिया। अब आपकी एक्सपेंडिचर यानी आप कोई चीज खरीद ही नहीं रहे तो आपके एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे। अब जब कोई प्रोडक्ट आप परचेज ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। मार्केट में आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड का रीजन पहला हो गया जब हम अपने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। बेटा क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आता है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. It may reduce in the situation of poor business expectation. It has happened in the market economy for the world in the year 2015-2016. देखिए बेटा इसमें क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हम उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका जो पॉइंट है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए। अब गवर्नमेंट ने कौन से एक्सपेंडिचर कम कर दिए? गवर्नमेंट पुल बनवाती है, गवर्नमेंट रोड बनवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है। ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट अब क्या है कि गवर्नमेंट मान लीजिए रोड बनवा रही है, गवर्नमेंट ने रोड बनवाना बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट ने रोड बनवाना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हो गए? कम हो गए। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम हो गए तो जो रोड बनाने में लेबर जो वर्क कर रही थी उनकी इनकम क्या हो गई? जीरो। कम हो गई उनकी इनकम। अब जब उनकी इनकम कम हो गई, उनके इनकम सोर्स ही नहीं है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। जब वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी डेफिशिएंट डिमांड का रीजन होता है। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट आता है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। हमने एक्सपोर्ट कम कर दिया। We know export are an important components of aggregate demand. A fall in export implies fall in the expenditure on the domestically produced goods and service. This leads to fall in demand. आपने एक्सपोर्ट कम कर दिया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा बेटा, बाहर हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये भी डेफिशिएंट डिमांड का रीजन होता है। राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट क्या बढ़ाया आपने? मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हम अपनी कंट्री का प्रोडक्ट तो परचेज नहीं कर रहे, हमने बाहर से इंपोर्ट कर लिया। तो जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी डिमांड क्या हो गई? जब उसी प्रोडक्ट को हम बाहर से इंपोर्ट किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो हमारी कंट्री का प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, क्योंकि उसको कोई नहीं खरीदे। तो ये भी किसका रीजन हो गया? डेफिशिएंट डिमांड का रीजन हो गया। इसके बाद आता है इंक्रीज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट बढ़ गया। अब देखिए टैक्स रेट बढ़ने से क्या होगा? जब हम टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं, मान लो जीएसटी बढ़ गई, 100 रुपए पे 10% जीएसटी है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई? 110 हो गई। जीएसटी को 10% से 15% कर दिया, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो गई? 115 हो गई। और आपने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये भी डेफिशिएंट डिमांड का रीजन होता है।
तो डेफिशिएंट डिमांड के रीजन पता लग गया आपको। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसीज आती हैं। कॉन्सिक्वेंसीज में क्या आता है कि जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको हमें किस प्रकार से दूर करना है। तो देखिए, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू 4 क्रिटिकल सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Deficient demand leads to underemployment equilibrium owing to a deficiency of AD. Producer are not able to fully utilize their resources. देखिए, जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड हो गई ना, तो इसकी सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगी कि हम अपने प्रोडक्ट्स, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स ही नहीं हो रहा, हमारे पास एक्सेस प्रोडक्ट हो गया, तो हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और जब फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेंगे किसी भी कंपनी में, तो वहां जो लेबर लगी हुई है वो एक्सेस लेबर होगी, तो उस लेबर को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो वो हमारी सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, डिफ्लेक्शनरी गैप। डिफ्लेक्शनरी गैप, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट डिफ्लेक्शनरी गैप इन द इकोनॉमी। जो डेफिशिएंट डिमांड है ना, वो किसी भी इकोनॉमी में डिफ्लेक्शनरी गैप क्रिएट करेगा। इट इज ए सिचुएशन व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड्स टू डिफ्लेक्शनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हार्ड, लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट। यानी जब डिफ्लेक्शनरी गैप आ जाएगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो अपना पैसा निकाल लेंगे इन्वेस्ट करने के बजाय, तो हमारी कंपनी में पैसे की कमी आएगी। तो इससे क्या है कि आगे का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, अनडिजायर्ड स्टॉक। अब हमारा जो स्टॉक है ना, वो अनडिजायर्ड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ता चला गया और वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो नहीं रहा है, तो हमारा जो है अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा। तो इन ए सिचुएशन ऑफ लो एडी, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल द प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो अनडिजायर्ड स्टॉक इंक्रीज। इसलिए आपका जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारे पास स्टॉक बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे। जब हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक बढ़ गया, खरीदने वाला कोई है नहीं, तो हम प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे कि मार्केट में वो गुड्स जल्दी सेल्स हो जाए, तो हमारे प्रॉफिट का लॉस होगा। तो चौथा पॉइंट देखो, इसमें दे रखा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इससे क्या है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा।